हेलो स्टूडेंट, आपका द साइंस मैजिक में फिर से स्वागत है। हम फिजिक्स में इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज कर रहे थे। इससे पहले हम वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन, रिक्त स्थान, लघुत्रात्मक, अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन किए हैं। आज हम इस फर्स्ट चैप्टर में से विद्युत क्षेत्र एवं आवेश में विद्युत आवेश एवं क्षेत्र में से निबंधात्मक क्वेश्चन हम करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट जो निबंधात्मक क्वेश्चन लिखा हुआ है बोर्ड पर, क्या है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करते हुए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करते हुए विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करते हैं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है क्या। देखिए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से पहले हम विद्युत द्विध्रुव को देखेंगे। विद्युत द्विध्रुव क्या है? देखिए, विद्युत द्विध्रुव क्या है कि ऐसा निकाय है कोई जिसमें दो आवेश, दोनों आवेशों की प्रकृति क्या होनी चाहिए? विपरीत होनी चाहिए, परिमाण में समान होनी चाहिए, और दोनों यदि एक दूसरे से न्यूनतम दूरी पर स्थित हो तो ऐसे निकाय को हम क्या कह देते हैं? विद्युत द्विध्रुव। जैसे मान लो कि हमारे पास एक आवेश ये है, ये कोई प्लस का क्यू आवेश है, और दूसरा आवेश हमारे पास ये है माइनस का क्यू आवेश है। अभी इसमें ये दोनों कुछ दूरी पर स्थित है एक दूसरे से। ये मान लो कि ये r दूरी पर स्थित है, तो इस निकाय को हम क्या कह देते हैं? जबकि ये आवेशों का परिमाण दोनों का क्या है? समान, प्रकृति क्या है? विपरीत, दोनों एक दूसरे से क्या है? अल्प दूरी पर स्थित है। तो इसे हम क्या कह देते हैं? विद्युत द्विध्रुव कह देते हैं। अब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की डेफिनेशन देखें तो देखिए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है कि विद्युत द्विध्रुव में दोनों आवेशों में किसी एक आवेश का परिमाण व दोनों आवेशों के मध्य दूरी के गुणनफल, यानी कि दोनों में क्या करना है आपको? एक आवेश का परिमाण लेना है और दोनों आवेशों की मध्य दूरी लेनी है, और दोनों का क्या कर देना है? गुणनफल गुणा कर देना है। तो वो क्या आ जाएगा? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आ जाएगा। देखिए, हमने कहा विद्युत द्विध्रुव क्या है। ये मान लीजिए हमारे पास से माइनस का Q1 आवेश है, या Q आवेश ले लेते हैं, और ये दूसरा आवेश है हमारे पास से प्लस का Q आवेश। प्लस का क्या है? Q आवेश। इस दोनों के बीच की जो लंबाई होती है उनको बोला जाता है प्रभावकारी लंबाई 2a। प्रभावकारी लंबाई 2a। तो अब हमारे पास से इसकी परिभाषा दे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से प्रदर्शित किया जाता है। P से, तो हमने क्या कहा? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है कि दोनों आवेशों में से एक आवेश का परिमाण, तो एक आवेश का परिमाण ले लीजिए, कितना है? Q। वह दोनों आवेशों के मध्य दूरी के गुणनफल को, मध्य दूरी कितनी है? 2a, के गुणनफल को क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है ना? तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? P बराबर Q गुणा 2a। यानी हम इसमें डेफिनेशन लिखे तो हमारे पास क्या होगा? लिखेंगे विद्युत द्विध्रुव में एक आवेश का परिमाण व दोनों आवेशों के मध्य दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ये इसकी क्या हो जाएगी? डेफिनेशन। विद्युत द्विध्रुव में एक आवेश का परिमाण व दोनों आवेशों के मध्य दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसको P से डिनोट किया जाता है, P बराबर Q गुणा 2a। तो ये तो हमारे पास क्या है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा। अब देखिए, आगे क्वेश्चन क्या पूछा है? विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए, इसमें दो पार्ट है। एक तो विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और दूसरा है विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम देखते हैं कि निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। देखिए, हमारे पास से एक
ये हमारे पास कोई एक विद्युत द्विध्रुव है, ये हमने एक विद्युत द्विध्रुव ले लिया। विद्युत द्विध्रुव आपको पता है कि इसमें क्या होगा, एक माइनस का क्यू आवेश होगा और एक क्या होगा, प्लस का क्यू आवेश होगा। एक माइनस का क्यू आवेश होगा, एक प्लस का। एक माइनस का ले लेते हैं और दूसरा किसका ले लेते हैं, प्लस का क्यू आवेश ले लेते हैं। तो ये क्या बन गया, दोनों के बीच की दूरी पता है आपको टोटल कितनी है, 2a। तो यहां से टोटल दूरी तो कितनी आ जाएगी, 2a। अब देखिए इसका जो मध्य बिंदु है ये द्विध्रुव केंद्र कहलाता है। दोनों आवेशों के यानी कि मध्य बिंदु होगा वो क्या कहलाएगा, द्विध्रुव केंद्र। तो यहाँ इसको बिंदु O ले लेते हैं। तो ये दोनों के बीच यानी कि यहां से इस आवेश की इस बिंदु O से समान दूरी है, तो इसको क्या ले लेंगे, a। ये कितनी दूरियां हैं, a दूरियां। अब हमें क्या कह रहा है कि इसके निरक्ष पर, निरक्ष का मतलब ये है 90 डिग्री पर, जस्ट इसके 90 डिग्री पर कोई रेखा होगी, उस पर किसी बिंदु पर क्या करना है आपको, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। यदि इसके अक्ष पर पूछे तो आपको इधर कोई रेखा लेनी है। तो निरक्ष की बात कर रहा है, तो यहां से हम क्या लेंगे, इस मध्य बिंदु O से इसके निरक्ष पर r दूरी पर क्या ले लेते हैं, एक बिंदु P ले लेते हैं। ये r दूरी पर हमने क्या ले लिया है कि यहाँ हमने एक बिंदु क्या ले लिया, P ले लिया। ये बिंदु P, इस पर क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये दूरी आपके पास कितनी रह गई, r रह गई, ठीक है ना। अब देखिए सबसे पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों आवेशों के कारण अलग अलग, पहले इस आवेश के कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी पड़ेगी, और दूसरी इसके बाद इस आवेश के कारण इस बिंदु P पर क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखिए आपको पता है कि किसी एकल आवेश के कारण, एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कितनी होती है, E बराबर K Q कोण में R होती है। लेकिन हमें इस आवेश के कारण यहाँ बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, और यहाँ से इस पर, तो दोनों के लिए हमारे पास ये दूरी चाहिए, सीधी दूरी। तो देखिए दोनों के लिए सीधी दूरी कितनी होगी, एक तो हमें क्या चाहिए, ये वाली दूरी चाहिए, एक हमें क्या चाहिए, ये वाली दूरी चाहिए, ये दोनों दूरियां चाहिए। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, देखिए ये हमारे पास यदि एंगल थीटा है, ये एंगल भी हमारे पास थीटा है, तो ये हमारे पास किसका काम करेगा, आधार का, ये लंब का, और ये क्या हो जाएगा, तो आपको करंट चाहिए। तो करंट चाहिए तो क्या फॉर्मूला होता है आपके पास, करंट चाहिए तो हमारे पास कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और ये हमारे पास दूरी कितनी हो जाएगी, रूट कितनी हो जाएगी, आर स्क्वायर प्लस का कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। ऐसे ये दूरी है वो भी हमारे पास कितनी होगी, आर स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये दूरी हमने निकाल ली। अब देखिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, इस आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा है वो दूर की ओर होती है, और माइनस क्यू आवेश के कारण है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा है वो क्या होती है, पास की ओर होती है। यदि माइनस क्यू आवेश आपने लिया उसके कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की दिशा है वो अंदर की ओर होगी, और प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा वो क्या होगी, बाहर की ओर। तो देखिए यहाँ से इस प्लस क्यू आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र निकालेगी इसकी दिशा आपके पास किधर होगी, यानी कि हमारे पास इधर होगी इसकी दिशा। इसकी दिशा क्या होगी, इस प्रकार, और इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र निकालोगे माइनस के कारण उसकी दिशा क्या हो जाएगी, हमारे पास अंदर की ओर हो जाएगी, ठीक है ना। इसके कारण हमारे पास से ये दिशा तो हमारे पास से क्या हो जाएगी, इधर की ओर हो जाएगी, मैं रेड पेन से कर रहा हूँ, और ये इस माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी, हमारे पास ये वाली हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखिए आपको करना क्या है, यहाँ से इसको मैं ले लेता हूँ, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E1 ले लेता हूँ, और इसको मैं ले लेता हूँ कितना, E2, ये E1 और ये E2 है। अब पहले प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, तो हम लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी ले रहे हैं, E1 ले रहे हैं, इसके कारण E1 कितना आ जाएगा, E1 कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और कितना आ जाएगा आपके पास, ये प्लस का Q है तो कितना आ जाएगा, Q कोण में कितना आ जाएगा आपके पास, दूरी कितनी है, Q कोण में आर स्क्वायर होता है, तो दूरी कितनी, आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, तो ये कितना आएगा, आर स्क्वायर प्लस का कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर, क्योंकि इसका रूट था लेकिन इसका स्क्वायर आएगा तो ये रूट हट जाएगा। इसको समीकरण नंबर कितना दे दे, 1 दे दे। अब हमें क्या करना है, इसके बाद माइनस क्यू आवेश के कारण निकालना है, तो हम लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू
आवेश के कारण बिंदु P पर और कितना आ जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये किसके कारण, इसको हम कितना ले रहे हैं, E2 ले रहे हैं। E2 कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन देखिए दोनों की दिशाएं अलग है, तो यहाँ माइनस का क्यू आवेश है तो माइनस आ जाएगा, और क्यू अपॉन में कितना आ जाएगा, दूरी कितनी है, इसका स्क्वायर करोगे तो रूट हटेगा, तो कितना आर स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, ठीक है ना। इसका रूट किया, इसका स्क्वायर किया तो ये रूट हट जाएगा, ठीक है ना। और ये माइनस है तो माइनस मैंने यहाँ लगा दिया। इसको समीकरण नंबर 2 दे दें। देखिए समीकरण 1 व 2 के कारण हमारे पास से इस प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर और माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई है वो दोनों E1 और E2 परिमाण में समान है। देखिए किसका फर्क है, प्लस माइनस का फर्क है ना, बाकी परिमाण में समान है, तो परिमाण में समान है। तो हम यहां से क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 से हमारे पास क्या आएगा, E1 है, इसका मापांक बराबर आएगा किसके, E2 के, यानी दोनों क्या है, परिमाण में समान है और दिशा में क्या है, विपरीत। इस कारण हमारे पास हम क्या करेंगे, इस जो हमारे पास बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र आएगा इसको क्या करेंगे, घटकों में बांटेंगे। इसको किस में बांट देंगे, घटकों में बांटेंगे, ठीक है ना। तो घटकों में बांटेंगे तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, हम लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 से अब देखिए हमने घटकों में बांटना है, कैसे बांटना है इसको घटकों में, वो देखिए घटकों में कैसे बांटते हैं। यहां से ये E1 है, ये E2 है, निश्चित डायरेक्शन नहीं है इसकी। निश्चित डायरेक्शन का मतलब या तो वो एक्स एक्सिस में होनी चाहिए या फिर किस में होनी चाहिए, वाई एक्सिस में होनी चाहिए, लेकिन ये निश्चित डायरेक्शन नहीं है। तो इसको निश्चित डायरेक्शन के लिए घटकों में बांटे, तो ये हमारे पास थीटा है, तो इस E1 क्षेत्र का एक घटक तो ये वाला होगा और दूसरा घटक ऊपर की तरफ हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये थीटा बनेगा, और इस ऐसे ही E2 के भी दो घटक होंगे, एक तो इधर वाला घटक होगा और एक हमारे पास क्या होगा, ये नीचे की ओर, इसके भी दो घटक होंगे। तो देखिए ये थीटा है, तो थीटा वाला हमेशा घटक कौन सा होता है, कोस थीटा, और थीटा के अलावा जो होता है उसमें साइन थीटा। तो ये हमारे पास थीटा, तो ये कितना बन जाएगा, E1 cos थीटा, और इसके लिए कितना बन जाएगा, E2 cos थीटा, और ये कितना बन जाएगा आपके पास से, ये बनेगा E1 sin थीटा, और ये बन जाएगा आपके पास से इधर वाला E2 sin थीटा, ये बन जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए हमारे पास से मैं इसको, ये जो घटकों में बांटा मैं इसको थोड़ा सा इधर बना के दिखा रहा हूं। ये था हमारे पास, देखिए ये बिंदु था ऐसे, इसको हमने, ये था हमारे पास कौन सा, E1 था, और ये हमारे पास कौन सा था, E2। इसको हमने घटकों में बांटा, तो ये हमारे पास थीटा है, तो ये घटक बन जाएगा एक तो, और एक ये ऊपर वाला घटक, तो ये तो क्या बना हमारे पास E1 sin थीटा, और ये घटक क्या बना, E1 cos थीटा, और ऐसे इसमें ये थीटा है, इसका ये घटक ये होगा, ये तो कितना E2 sin थीटा, और ये घटक कितना बनेगा, E2 cos थीटा। तो ये देखिए दो घटक, अब देखिए ये E1 sin थीटा और E2 sin थीटा है, E1 sin थीटा और E2 sin थीटा है, ये क्या है हमारे पास से परिमाण में समान है, क्योंकि हमने कहा E1 और E2 क्या है, बराबर है, तो परिमाण में समान है E1 E2। तो यहां से यदि मैं E2 की जगह E1 या E1 की जगह E2 लिखूं और दोनों की दिशाएं क्या है, विपरीत है, तो ये तो क्या हो जाएगा, एक दूसरे को निरस्त कर देगा। जबकि ये E1 cos थीटा और E2 cos थीटा परिमाण में समान व दिशा में एक होने के कारण क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो देखिए इन बातों को हम यहां लिख देते हैं। समीकरण 1 व 2 से E1 व E2 परिमाण में E1 व E2 परिमाण में समान व दिशा में विपरीत है, अतः इन्हें घटकों में विभाजित करने पर, इनको हम घटकों में बांट देते हैं। तो घटकों में विभाजित करेंगे तो दो घटक बनेंगे प्रत्येक के, तो हमारे पास दोनों के E1 sin थीटा और E2 sin थीटा परिमाण में समान, तो हम लिखेंगे घटकों में विभाजित करने पर E1 sin थीटा व E2 sin थीटा दिशा में परिमाण में समान व दिशा में
विपरीत होने के कारण, दिशा में विपरीत होने के कारण, दिशा में विपरीत होंगे, परिमाण में समान होने के कारण, तो हम लिखेंगे दिशा में विपरीत व परिमाण में विपरीत होने के कारण, एक दूसरे को क्या कर देंगे, एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, एक दूसरे को क्या करेंगे, निरस्त कर देते हैं, एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देते हैं। जबकि E1 cos थीटा व E2 cos थीटा, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा क्या है, परिमाण में समान, दिशा में भी क्या है, एक दिशा है, तो क्या करेंगे, जुड़ जाएंगे। E1 cos थीटा व E2 cos थीटा परिमाण में समान व दिशा एक होने के कारण जुड़ जाते हैं। एक होने के कारण क्या हो जाएगा, जुड़ जाते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या होगा, ये साइन थीटा वाला तो क्या होगा, कैंसिल होगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो यहां से हम लिखेंगे, दोनों जुड़ेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, E बराबर E1 cos थीटा प्लस का कितना होगा, E2 cos थीटा। लेकिन आपको पता है, देखिए यहां से ये वाला मैंने कहा E1 और E2 परिमाण में क्या है, बराबर। इसका मतलब मैं चाहे यहाँ E1 की जगह E2 लिख दूं या E2 की जगह E1 लिख दूं, एक ही बात। तो यहां से हम लिखेंगे E बराबर कितना आएगा, E1 cos थीटा और प्लस का E1 cos थीटा, दोनों को E1 ले लेते हैं, दोनों को E2 ले लेना। E बराबर कितना होगा, 2E1 और कितना हो जाएगा, cos थीटा। देखिए इसको समीकरण नंबर हम क्या दे दें, 3 दे दें। समीकरण नंबर क्या दे दें, 3। अब आपको क्या करना है, समीकरण 3 में एक आपको क्या करना है, यहाँ से इस cos थीटा की वैल्यू निकालनी है। चाहे आप कोई सा भी ट्राइंगल ले लेना, यहाँ से O है, इसको मैं दे देता हूँ A, इसको दे देता हूँ P और इसको दे देता हूँ मैं B दे देता हूँ, ठीक है। तो यहां से आपको क्या निकालनी है, तो cos थीटा की वैल्यू निकालनी है। चाहे तो आप ट्राइंगल ले लेना AOP, चाहे आप ले लेना BOP। तो हम लेते हैं त्रिभुज AOP से, त्रिभुज AOP लोगे तो यहां से cos थीटा कितना आएगा आपके पास, cos थीटा का देखिए फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा करंट। आधार क्या आपके पास A, करंट कितना है, तो यहां से कितना आ जाएगा A अपॉन में, और कितना आएगा R² प्लस का A²। ये हमारे पास क्या आ गया, समीकरण 4। तो E1 की वैल्यू हमें क्या रखनी है, समीकरण 1 से, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 4 से मान किस में रखना है, मान समीकरण किस में रखना है, 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर। देखिए रख दीजिए, समीकरण 3 में हम रखेंगे तो वैल्यू हम किस में रख देते हैं, समीकरण 3 में रख देते हैं, ठीक है ना। अब देखिए समीकरण 3 में रख देते हैं, तो इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं इधर से, ठीक है ना। तो समीकरण 3 में रखेंगे, यहां से वैल्यू हम, चलो इसमें थोड़ा सा और कर देते हैं इधर। समीकरण 3 में हमें क्या करना है, इसमें वैल्यू रखना है। समीकरण 3 में क्या करना है, वैल्यू थोड़ा सा और कर देते हैं। देखिए इधर 3 में रख दो, कितनी आएगी हमारे पास, E बराबर, और ये कितना आ जाएगा, E बराबर, E1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, E1 की, ये E1 की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और कितनी है, Q अपॉन में R² प्लस A², और साथ में आपको क्या करना है, cos थीटा की वैल्यू ये रही ना समीकरण 4 में, ये कितनी है, गुणा A अपॉन में कितना आ जाएगा, रूट कितना आएगा, R² प्लस का A²। देखिए इसके ऊपर पावर कितनी है, एक, इसके ऊपर पावर कितनी है, आधी, तो पावर कितनी हो जाएगी, एक और आधी कितनी, 3/2। इसको हम क्या लिखेंगे, E बराबर हमारे पास कितना, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये बन जाएगा Q अपॉन में R² प्लस A², और इसकी पावर कितनी, 3/2 आ जाएगी, ठीक है ना। इसकी पावर कितनी, 3/2। अब यदि देखिए ये जो दूरी है, ये A R की तुलना में काफी क्या होती है, नगण्य होती है, वो छोटी होती है R की तुलना में। तो हम यहाँ से लिखें, यदि A दूरी है वो R की तुलना में हमारे पास कितनी हो जाएगी, R की तुलना में हमारे पास कितनी हो, यहां से हमारे पास ऊपर A भी है ना, ये Q गुणा A है हमारे पास, कितना है, A भी है साथ में, तो
ये ए है वो आर की तुलना में हमारे पास क्या है, काफी छोटा है हम कहें, तो यहां से हमारे पास कितना बनेगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर कितना आएगा क्यू ए, या इसको क्यू गुणा ए लेते, क्यू गुणा ए, और नीचे कितना हमारे पास ए छोटा है तो ए को क्या मानेंगे, लगभग 0 के बराबर मानेंगे। यदि आर की तुलना में ए नगण्य है तो ए लगभग क्या है, 0। तो यहां से हमारे पास क्या बनेगा, आर स्क्वायर, इसकी पावर कितनी, 3/2। तो यहां से देखिए हमारे पास से ये कितना बन गया, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये बनेगा Q गुणा A, और नीचे कितना बन जाएगा, R स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा, R 2 से 2 कटेगा तो R की पावर कितनी, Q। अब देखिए हमारे पास हमें यहां से हमारे पास Q गुणा ये दूरी हमारे पास कितनी आ गई, A आ गई, कितनी आ गई, Q गुणा A। तो ये हमारे पास ये दूरी कितनी है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए Q गुणा, हमारे पास द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण हमारे पास क्या होता है, P बराबर Q गुणा 2A होता है, ठीक है ना, कितना होता है, Q गुणा 2A। तो हमारे देखो यहाँ पे 2 भी था ना, साथ में 2 था गुणा में, ये क्या था, 2 चल रहा था गुणा में, और वो हमने छोड़ दिया, ये 2 गुणा में था, यहाँ पे ये 2 चल रहा था गुणा। तो यहाँ से हमारे पास ये कितना बनेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आ जाएगा हमारे पास, इसको लिख दे Q गुणा 2A अपॉन में RQ। देखिए ये हमारे पास, आपको पता है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, P बराबर Q गुणा 2A, ठीक है ना। तो यहां से हमारे पास इसको क्या लिख सकते हैं, E बराबर कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये बन जाएगा P अपॉन में कितना, RQ। तो ये हमारे पास ये जो फॉर्मूला है ये किसका है, E निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला कौन सा है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन P अपॉन में RQ। या इसको आप ऐसे लिख सकते हो सीधा, इसको देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसको आप क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन किसकी वैल्यू है, K की, तो इसको लिख सकते हैं Kp अपॉन में कितना आ जाएगा, RQ। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Kp अपॉन में RQ, ठीक है ना। यदि आपको यहाँ पे ये पूछे कि भाई सदिश रूप में पूछे तो यहाँ कितना आ जाएगा, वेक्टर लगा देंगे, Kp अपॉन में RQ। अब देखिए ये तो क्या है, निरक्ष पर है, ये किस पर वैल्यू आई है, निरक्ष पर, विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर। अब देखिए ये समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से। देखिए इसको थोड़ा सा और देखें, E अक्ष और E निरक्ष में संबंध क्या आता है। जो E अक्ष पर, E अक्ष है, इस पर जो मान होता है वो कितना होता है, हमारे पास 2Kp अपॉन में कितना होगा, R³ होगा। जबकि E निरक्ष है, E निरक्ष पर कितना होगा, E निरक्ष है, इस पर कितना होगा, E निरक्ष पर कितना होता है, Kp अपॉन में R³। दोनों में संबंध पूछता है कई बार। तो देखिए मैं इस Kp अपॉन में R³ की जगह क्या लिख दूं, E निरक्ष लिख सकता हूं ना। ये कितना बनेगा, E अक्ष से अपॉन बराबर कितना आ जाएगा 2, और कितना E निरक्ष आ जाएगा, ठीक है ना, E निरक्ष आएगा। तो यहां से हम E अक्ष बराबर कितना है, 2E निरक्ष। इसका मतलब क्या है, देखिए आपसे कई बार कह देता है कि जो, यानी कि दोनों में संबंध पूछेगा, ऑप्शन में दे देगा, तो इसका मतलब जो अक्ष पर विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, वो विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की कितनी होती है, 2 गुनी होती है। विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, वो विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की कितनी होती है, 2 गुना होती है। तो ये भी कई बार पूछा जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन था, विद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण को परिभाषित करते विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।